नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। राज्यसभा के लिए 8 राज्यों की 19 सीटों पर शुक्रवार को वोट पड़े, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें भी शामिल हैं। नतीजे आ चुके हैं और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद विधायकों के संख्या बल के हिसाब से पहले ही साफ था कि नतीजे कैसे रहेंगे और परिणाम उस मुताबिक ही आया। भाजपा के दोनों उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी की जीत हुई है, यानी 2 सीटें बीजेपी को मिली। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई। दिग्विजय सिंह जीत कर राज्यसभा पहुंच चुके हैं। दोनों दलों को जो सबसे बड़ा खतरा था क्रॉस वोट का या किसी अन्य गफलत का, उस मामले में भाजपा को थोड़ा झटका लगा जब 2 वोट जो हैं उनके गड़बड़ हुए, एक निरस्त हो गया और एक क्रॉस वोट के बारे में बताया गया। चुनावी नतीजों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा क्योंकि बीजेपी के पास पर्याप्त नंबर थे, बल्कि जितने चाहिए थे उससे ज्यादा विधायक थे। इसका नतीजा अब आगे क्या होगा, आगे किन किन बातों पर इसका असर पड़ेगा? बड़ी बात यह दोनों दलों के लिए कि 24 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, क्या उस पर इसका असर पड़ने वाला है? क्योंकि असल चुनौती तो वो चुनाव जीतना है। प्रदेश में सत्ता फिर बदलेगी या बीजेपी सरकार बनी रहेगी, इसका फैसला वो 24 सीटें करने वाले हैं और इसीलिए बिना देर किए दोनों दलों ने उस तरफ भी तैयारी तेज कर दी। लेकिन सत्ता पक्ष के लिए भी चुनौतियां कम नहीं होंगी, कई तरह के दबाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए इस दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ करूंगा। जो परिणाम हम लोगों को अपेक्षित थे वो परिणाम आए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 107 वोट थे, जबकि हम लोगों को उससे ज़्यादा वोट मिले हैं। वो दिग्विजय सिंह को सबसे ज़्यादा मिली है, तो उस हिसाब से चौंकाने वाला हुआ। बाकी 3 जो एक्सपेक्टेड था, मीडिया और सब जगह आ रहा था, वही तीनों लोगों को ज़्यादा वोट मिले हैं। कि जहाँ धोखा हुआ, जहाँ सौदा हुआ, अगर बीजेपी 1 सीट जीत रही है तो अपने बल पर नहीं जीत रही, सौदे से जीत रही है। सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई देता हूँ, हमारे सोलंकी जी को बधाई देता हूँ कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी के थे वो सबके सब वोट हमारे प्रत्याशी को मिले। जो षड्यंत्र रचा और सरकार जो गिराई, इसका फैसला तो अभी मध्य प्रदेश की जनता को करना है। हमें तो प्लस मिले हैं और ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में मध्य प्रदेश से पहुंचेंगे। बाकी राज्यसभा का चुनाव तो हो गया, अब हमारे 24 उम्मीदवारों का चयन करना है और चुनाव है सितंबर में, उसके लिए एक रणनीति तैयार करना है। कि ये तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों सांसद जीत के ही आएंगे, क्योंकि दोनों वोट जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की उसके तहत वो वोट डाले नहीं गए थे। और तो बड़े पॉइंट, हाईलाइट पॉइंट क्या रहे? सबसे बड़ी बात यह रही कि जैसा पहले से तय था उस मुताबिक नतीजा मिला। 2 जो सीटें हैं वो बीजेपी को मिली, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह को सबसे ज्यादा दिन के वोट मिले हैं। और बड़ी बात यह भी रही कि अब इसके बाद दोनों दलों का मुख्य फोकस जो है उपचुनाव और 24 सीटों पर तैयारी को लेकर के है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, उनकी भी चुनौतियां कम नहीं रहेंगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन पर दबाव बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, शुरुआत से बात कयास के तौर पर कही जा रही थी कि अब केंद्र में मंत्री बनाने को लेकर उनके समर्थक दबाव बनाएंगे। एक और बड़ा विवाद जो दिन के दरमियान तब उठा जब कुणाल चौधरी पहुंचे थे पीपी किट पहन करके, और उस पर भी कई तरह की बातें की गई और आगे उस पर लोगों का अधिकार भी मांगा गया। हमारे साथ में इस वक्त 2 बहुत ही विशेष जिम्मेदार वरिष्ठ नेता जुड़े, दोनों पक्षों से, सीधे उनका परिचय आपसे कराते हैं। नंद कुमार सिंह जी चौहान हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। नमस्कार, स्वागत है आपका। ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं और पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के। बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार। नंद कुमार जी, बहुत दिनों बाद जो है हम कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत बीजेपी के लिए रही कि जैसा सोचा था वैसा दिखाई पड़ा, लेकिन इस पर आपने अगर कमलनाथ जी की प्रतिक्रिया देखी हो कि 1 सीट जो है आपने खरीद फरोख्त करके जो उथल पुथल मची उस आधार पर पाई है और अब जनता सबक सिखाई, उस रिएक्शन पर उत्तर दें पहले। पहली बात तो ये समझ लें कि आज हमारी जो ताकत यहाँ पर बनी है और बढ़ी है,
और कांग्रेस जो धराशायी हुई है वो कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण हुई। इतने अहंकार के कारण इन्हीं के लोग अपमानित महसूस कर रहे थे अपने आप को, सफोकेशन फील कर रहे थे और वो अंतर्कलह में कांग्रेस पार्टी टूटी। उनके काफी लोग जो आहत थे उन्होंने पार्टी छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा, विधायकी छोड़ी और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस की सरकार हमने नहीं गिराई, वो तो अपने भार से गिर गई। हमने अपनी सरकार बनाई। राजनीति में सम्मान के लिए राजनीति करते हैं लोग, लेकिन वहां पे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके सहयोगी जो जनता को वादे कर कर चुनाव में वादे पूरे करने के लिए अपने सरकार से गुहार लगाते थे, उनकी वहां सुनवाई नहीं होती थी। उनको दूसरे दर्जे का माना जाता था और वो अपने जनता के किए गए वादे पूरे नहीं करा पा रहे, पार्टी में अपमानित महसूस कर रहे हैं, सम्मान उनको मिल नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब वो हमारे हो गए, हम उनके हो गए और निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से हमारी ताकत प्रदेश में बढ़ी है। चलिए, हमारे साथ में ब्रिजेन जी भी हैं। ब्रिजेन जी, पहले तो जो आज के रिजल्ट थे वो पहले से एक्सपेक्टेड थे, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम घटा, इस घटनाक्रम के बाद में प्रतिक्रियाएं आपने भी सुनी होंगी नेताओं की। सबका कहना था कि ये वहां कांग्रेस पार्टी की कमजोरी थी, जिस वजह से पहले तो उनकी सरकार टूटी और आज ये जो सीट का नतीजा आया है ये भी उसी का एक क्रम का अगला हिस्सा है। हाँ, देखिए पाठक जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के दीपक सिंह और छत्तीसगढ़ से गणेश कुंजाम जी जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं उनको नमन करना चाहता हूँ। राज्यसभा में माननीय दिग्विजय सिंह जी, सिंधिया जी, सोलंकी जी तीनों विजयी हुए हैं, उनको भी मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। हमारे साथी, बड़े भाई, मित्र हमारे चौहान साहब बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, बड़े गौर से सुन रहा था। शायद उन्हें उनके जवानी का गाना याद नहीं है कि झूठ बोले कौआ काटे काले कौआ से डरियो। अगर वो गाना याद होता तो इतने सफाई से, इतने चतुराई से, इतने झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलने का शायद वो काम नहीं करते। इन्होंने कहा कि सरकार हमने गिराई नहीं है, सरकार तो अपने आप कांग्रेस के लोग चले आए और हमने उनका स्वागत कर दिया। इनके ही मुख्यमंत्री जी आपके ही चैनल पे कह रहे हैं कि केंद्र से हमें दबाव था, केंद्र से हमें इशारा था, केंद्र का कहना था, इसलिए हमने साजिश करके मध्य प्रदेश की चुनी हुई जनता की सरकार को हमने गिराया। ये अब कौन सच बोल रहा है? या तो हमारे मित्र चौहान साहब सच बोल रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी सच बोल रहे हैं। पहले तो ये तय कर लें कि सच और झूठ में क्या अंतर है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आपको मालूम है कि हमारे दो प्रत्याशी थे और दोनों हमारे जीतने वाले प्रत्याशी थे। ये किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि बरैया जी जीत कर जाएं, इसलिए इन्होंने साजिश रची और अपने मन से नहीं, पूरे दुनिया ने देखा, देश ने देखा और आपके चैनल पे भी दिखाया गया किस तरीके से हवाई जहाज से उन्हें दिल्ली से बेंगलोर ले जाया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिसोर्ट में ठहराया गया और किस तरीके से सूटकेस की संस्कृति चली और खरीद फरोख्त करके इन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराया। आज किस मानसिकता की बात कर रहे हैं हमारे मित्र? क्या विचारधारा है कि अब वो हमारे हो गए, अब हम उनके हो गए? कल तक वही सिंधिया जी आपके ही चैनल पे कहते थे कि शिवराज सिंह के हाथ खून से रंगे हैं मंदसौर में गोली चलाने के ऊपर से, और मुख्यमंत्री जी कहते थे कि ये सिंधिया वही सिंधिया हैं जिन्होंने
लक्ष्मीबाई के साथ जो है क्या किया आपको सबको मालूम है। तो ये आज कैसे मिलाप हो गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मध्य प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से। आज आपने बात की कि हम तो बहुत अनुशासित सिपाही हैं, हमारा तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस तो चिंता कर रही है और कांग्रेस से ज्यादा मध्य प्रदेश की जनता चिंता कर रही है आपको निपटाने के लिए, 24 सीट पर हराने के लिए। आज आपका राज्यसभा का रिजल्ट आ गया, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में असंतोष। इनके ही एक पूर्व मंत्री, इनके ही एक पूर्व निगम के चेयरमैन, इनके ही एक विधायक, तीन विधायकों ने गलत वोट कर दिया। इसका मतलब यह है कि वो भी आपकी गलत नीतियों में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपसे नाराज हैं और ये असंतोष राज्यसभा के माध्यम से आया है। और जिस दिन आप मंत्रिमंडल का विस्तार करोगे, जिस तरीके से आपने सीनियर गोपाल भार्गव जी जैसे लोगों को और बड़े बड़े सीनियर लोगों को, उसमें एक नहीं 10 नाम ऐसे हैं, चाहे हम विजय शाह की बात करें, चाहे हम माने बहुत सारे ऐसे नाम हैं। आप इतना सारे नाम लेंगे तो ज्यादा, सीतासरन शर्मा जी हो सकते हैं, हमारे बिश्रोई जी हो सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। आपने उनकी अनदेखी की और कल जो आयातित आपके खरीदार थे उनको आपने सीधा मंत्री बना दिया। तो ये असंतोष अब भड़कना शुरू हुआ है और जनता को, जिसने 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार को चुना था, 1.5 साल के लिए नहीं चुना था, आपकी खरीद फरोख्त की वजह से आपने खरीदा है उनको, और इसकी वजह से ये सरकार जो धोखेबाजी से गिराई गई है, इसका बदला लेने की मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर आम जनता भी रणनीति बना रही है और हम लोग भी रणनीति बना रहे हैं। इसलिए मैं हमारे मित्र से मैं कहना चाहता हूं कि झूठ तो बोलो, लेकिन इतना मत बोलो कि लोग जो है हजम नहीं कर पाए। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब थोड़ा कुछ सच्चाई के रास्ते पर भी आओ। आप चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी कहलाते थे और आज आपका वो हक छिन गया। आपको अब अधिकार नहीं बचा चाल चरित्र अनुशासन वाली पार्टी का, क्योंकि आपके ही रिजल्ट राज्यसभा के आपको बता रहे हैं और आपका चेहरा, आपका चरित्र आपकी खरीदारी से बता रहा है, जिसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी और ये 24 सीटों के परिणाम आप भुगतेंगे और सरकार फिर आपकी बार कांग्रेस की बनेगी। आप रिजल्ट देखेंगे। चलिए, नंद कुमार चौहान साहब इसका उत्तर देंगे। एक तो आपने प्रदेश को, पार्टी को भी संभाला है और प्रदेश की सत्ता को भी आपने देखा है जब लंबे समय तक आपकी पार्टी की सत्ता रही, लेकिन अब की बार शुरू से एक बड़ा विवाद इसमें रहा। एक जो बात जो अभी आपने की थोड़ी देर पहले कि वो हमारे हो गए, हम उनके हो गए, लेकिन अब वो केंद्र में भी अपने वर्चस्व को लेकर एक दबाव बनाएंगे। चलिए, वो अगर सिरदर्द ना भी हो तो यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार, उसमें अपने पुराने लोगों को पीछे करना या उनको एडजस्ट करना और नए आए लोगों को पूरी तरह से एडजस्ट करना, ये बहुत सारे दबाव नहीं हो गए नए अपनों के? देखिए, 2 बात समझ ले आप। मध्य प्रदेश के राजनीति में सिंधिया परिवार का अपना एक मुकाम और स्थान रहा है और है। 1967 में राजमाता सिंधिया जी इसी कांग्रेस में अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी और तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से हटकर संविधान सरकार बनाई थी। और जब राजमाता जी जनसंघ में और भाजपा में आ गई तो जीवन भर वो हमारे साथ रही और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान की। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दादी माँ के राह पर ही, कांग्रेस में उनको सम्मान नहीं मिला, अपमानित हो रहे थे लगातार। जीवन में व्यक्ति कहीं भी काम करता है सामाजिक क्षेत्र में तो अपने सम्मान के खातिर करता है, लेकिन वहां पर उनके साथ लगातार अपमान हो रहा था। उनके सहयोगियों के साथ हो रहा था, जो चुनकर आए थे उनके काम नहीं हो रहे थे और जनता को किए गए वादे वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फिर उन्होंने ये तय किया कि अब कांग्रेस के साथ निभना मुश्किल है। ये पार्टी आज जिस प्रकार से अपमान का व्यवहार कर रही है वो देखकर ही ज्योतिरादित्य जी ने और उनके सहयोगियों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का तय किया। और जब तय किया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका संवाद स्थापित हुआ। और राजनीति में यदि हमारे साथ कोई अच्छे लोग जुड़ते हैं, आते हैं, तो ये तो प्रक्रिया है। वो आए, हमने सरकार बनाई,
1967 का इतिहास पुनः दोहराया गया और पूरा प्रदेश जानता है। सिंधिया परिवार का प्रभाव पूरे प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस में जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हो रहा था, वो वहां पर वो और उनके सारे साथी घुटन महसूस कर रहे थे। और कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के बाद ये सारे तथ्य आपने दे दिए। उत्तर प्रदेश जी जो बात कह रहे थे, एक तानाशाही रवैया अपनाया। ये बात पहले भी कई दफा होती रही। मैं थोड़ा आगे के बारे में आपसे पूछ रहा था, अब उनको केंद्र में मंत्री बनाने का क्या दबाव नहीं रहेगा? उनके लोगों को यहाँ मध्य प्रदेश के भीतर संगठन में भी अच्छा स्थान देने का दबाव नहीं रहेगा? और क्या ये बात पूरी तरह से गलत है कि उनके आने के बाद, उनके समर्थकों के आने के बाद, 22 सीटों पर पहले से कैंडिडेट के नाम चलने के बाद यहाँ भी एक खलबली है, यहाँ भी एक बहुत बड़ा दबाव है जिसको एडजस्ट करना, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, चाहे संगठन के भीतर स्थान की बात हो, पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए? एक नहीं, कई उदाहरण आपको दे सकता हूं। देखिए, यहाँ पे उनको पूरा सम्मान मिलेगा। और रह गया सवाल श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी सिंधिया और उनके साथियों को जो हमारे साथ आए हैं, उनको संगठन में और सरकार में, प्रदेश में और केंद्र में क्या क्या जवाबदारियां दी जाएंगी, ये हमारा नेतृत्व और वो बैठकर तय करेंगे। और इसकी चिंता कांग्रेस ने नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस तो अब जो बची है उसको बचाए रखने की चिंता कर ले तो पर्याप्त है। ये तो डूबता जहाज है पूरे देश में आज कांग्रेस की जो हालत है। और आज भी ये सबक लेकर यदि वो कुछ सुधरते हैं तो उनका कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अस्तित्व बचा रहेगा। ठीक है, वरना आज जो हालत है इससे भी अधिक दुर्गति होगी कांग्रेस पार्टी की। चलिए, मैं आपकी बातों का डूबते जहाज पर और सारी चीजों पर उत्तर ले लूंगा। चलिए, बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, आपने सुना, एक तो डूबता जहाज है और अभी भी संभाल रहे हैं। आज के जो नतीजे हैं उनसे सबक लें, इस तरह की बातों का भी जवाब दीजिएगा। एक और बड़ा मुद्दा, राजा महाराजा जीत गए लेकिन फूल सिंह बरैया के नाम को लेकर के अब दलित के अपमान के तौर पर इसे आज से ही पेश किए जाने की शुरुआत हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि हम जो 24 सीटों पर उपचुनाव, उसमें भी इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। क्या इसका तोड़, क्या इसका जवाब पार्टी दे रही? देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब है कि इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है। मैं इनसे ही पूछता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। इसके पहले तोमर साहब, नरेंद्र सिंह तोमर जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद राकेश सिंह जी अध्यक्ष रहे, नंद कुमार जी भी अध्यक्ष रहे, अब बीडी शर्मा जी इनके अध्यक्ष हैं। ये किस मुंह से जाएंगे जनता के सामने? जरा मैं आपसे पूछ तो लूं। अगर हमने अध्यक्ष बनाया, हमने अरुण यादव जी को अध्यक्ष बनाया, हमने एसटी में कांतिलाल भूरिया जी को अध्यक्ष बनाया, मध्य प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी को हमने बनाया, आज कमलनाथ जी जो है वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो भी उसके पार्टी के अध्यक्ष हैं। हमने हर वर्ग को लेके चलने का काम किया है। इन्होंने, आप बताइए, एक भी अध्यक्ष इनका बता दीजिए लंबे समय से। आज मुख्यमंत्री है तो एक ही मुख्यमंत्री चल रहा है, 20 साल से अध्यक्ष चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सवर्ण समाज के अलावा दूसरे को कोई गुंजाइश नहीं है। और आप किस मुंह से जाओगे कि हम दलित की बात करते हैं? बरैया जी को हमने जीतने के लिए जो है रखा था, हराने के लिए नहीं। लेकिन आप अगर अनैतिक तरीके से ये खरीद फरोख्त करके और गुमराह नहीं करते तो बरैया जी भी आज हमारे राज्यसभा के सदस्य होते। आज नहीं है, लेकिन उनका ओहदा उसके बावजूद भी कम नहीं रहेगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और आज अगर दिग्विजय सिंह जी पार्टी की तरफ से पहली वरीयता पे आए हैं तो बरैया जी की सहमति से आए हैं। शायद इनको जानकारी नहीं है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। ये सहमति के साथ आए हैं। और जहां तक जो है आपने कहा अपमान की बात, मैं वो जवाब देना चाहता हूं। कितनी चिंता है इनको सिंधिया जी के अपमान की, कितनी चिंता है इनको उनके साथ गए हुए धोखेबाज और बिकाऊ माल की। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अधिकार है इन्हें इस बात को कहने का जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते? अगर बुजुर्गों के सम्मान करते होते तो अडवाणी जी हाशिए पर नहीं डले होते, यशवंत सिन्हा जी हाशिए पर नहीं डले होते, उमा भारती जी को आपने मक्खी की तरह बाहर फेंका था इसी मध्य प्रदेश में। जनता जानती है और सब लोग जो हमारी बात सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। आपने शत्रुघ्न सिन्हा का क्या हाल किया, आपने राजस्थान में जसवंत सिंह जी का हाल क्या किया, और आप कहते हो सम्मान की बात। वही सिंधिया जी को कल तक आप गालियां दे रहे थे, कल तक आपको जो बहुत
महाराजा और धोखेबाज और तमाम तरीके की आप रानी लक्ष्मीबाई जी को लेकर आरोप लगाते थे। आज आप बात कर रहे हो सम्मान की, तो आपको नैतिक अधिकार न सम्मान की बात करने का है, न नैतिक अधिकार बरैया जी के नाम पर राजनीति करने का है। ये मध्य प्रदेश की जनता है, जनता जनार्दन है, ये पब्लिक है जो सब जानती है। अब भूल जाओ आपके जो है आप धोखे केवल भाषणबाजी के दम पे बात करोगे। चौहान साहब उत्तर दें इन सारी बातों का। तो किसी जाति के आधार पर नहीं चुना, उनकी देश की जो सेवाएं हैं, कमजोर वर्ग की जो उनके सहयोग हैं और उनकी धर्म की जो आस्था है नर्मदा परिक्रमा को लेके, इसकी वजह से हमेशा उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति की आवाज उठाई, पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाई, अन्य वर्ग की आवाज उठाई, इसलिए कि मध्य प्रदेश का नाम देश में ऊंचा हो और हमारी बुलंद जो आप यहाँ पे गलत काम करोगे उसकी बुलंदी से राज्यसभा में और दिल्ली में ये चौहान साहब उत्तर दीजिए। इसकी वजह से दिग्विजय सिंह जी को वहां पे भेजा गया, किसी जाति विशेष की वजह से नहीं, उनके कर्म के आधार पर भेजा गया है। तो आपको ये कोई अधिकार ही नहीं बचता है और आप कितने भी घड़ियाली आंसू बहाओ, आप कोई सुनने वाला नहीं है। ये मध्य प्रदेश की 24 सीटों के जवाब आपको ऐसा मिलने वाला है जिसकी आपने कल भारतीय जनता पार्टी सफाया भारतीय जनता पार्टी हमारे श्रद्धेय अडवाणी जी को जितना सम्मान आपके आज भी भारतीय जनता पार्टी देती है, हमारे साथी हैं, इसलिए हमारे हर कार्यक्रम में हर मंच पर भारतीय जनता पार्टी की दोगली जो नीति है, आदरणीय अडवाणी जी को मध्य प्रदेश की जो सम्मान हमने दिया है और पूरे देश भर में हमारे पार्टी के बुजुर्गों को हमने जो सम्मान दिया है और हमारे पार्टी के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को हमने जो मान सम्मान दिया है, कांग्रेस अपना इतिहास उठा के देख ले, वो दिन ये देश भूला नहीं है जो अपमान किया है वो भी बता दो, सीताराम केसरी एक अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन सीताराम केसरी को धक्के दे देकर मार कर पार्टी कार्यालय के बाहर फेंका गया था। ये जमाना ये पूरे देश ने देखा है। एक अनुसूचित जाति व्यक्ति, एक अनुसूचित जाति जमात का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी से उठाकर अपमानित करके फेंका गया। विकास की बात करो, भारतीय जनता पार्टी विकास मध्य प्रदेश में कैसे विकास करोगे वो बात बताओ आप तो। रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रीय राष्ट्रपति बनाया और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश में तीन पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री निरंतर 2004 से लेकर तो 2020 तक निरंतर पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्रियों को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया। उमा जी को बनाया, बाबूलाल गौर जी को बनाया, शिवराज जी को बनाया, पुनः शिवराज जी को बनाया और आज देश के सर्वोच्च चौहान साहब क्या फूल सिंह बरैया जी के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए अब आपकी बार के चुनाव में होगा? ये इस वक्त का सवाल है जो बीजेपी ने ही पिछले कुछ दिनों से उठाना शुरू किया कि यहाँ राजा महाराजाओं के लिए एक दलित का अपमान हुआ। ये बात बीजेपी की तरफ से बरैया जी का देखिए, बरैया जी को इन्होंने किसकी वजह से कमी की वजह से बरैया जी नहीं जीत पाया? यदि खरीद फरोख्त नहीं करते तो बरैया जी तो चुने ही जाना थे। ये राज्यसभा में भेजना ही चाहते थे तो ये एक क्रम पर उनको रखते। आपकी साजिश की वजह से हुआ है, आपने जो खरीद फरोख्त की है उसकी वजह से गड़बड़ी हुई है, कांग्रेस की गलती नहीं है। हमने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भेजा और हमने अनुसूचित जनजाति के एक नौजवान डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को भी भेजा। और जहां तक सवाल है कि ये लोग जो कांग्रेस में थे कल तक वहां अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब और आप जो कह रहे हैं होते रहो, दुनिया में कोई ताकत, दुनिया का कोई तिजोरी ऐसी नहीं है जो ज्योतिरादित्य। चलिए फाइनल कमेंट राठौर साहब, ये जो 24 सीटों पर चुनाव है जहां अब असल चुनौती है, क्योंकि यहां तो नंबर गेम था, वहां जनता को नंबर देने हैं। जनता तय करेगी कि यहां अपमान ज्यादा था इसलिए गए या वहां पर प्रलोभन ज्यादा था इस वजह से गए, ये जनता तय करेगी, डिसाइड करेगी। इसके लिए क्या सबसे बड़ा पॉइंट है कांग्रेस पार्टी के पास? मुद्दे क्या होंगे, किस विषय पर बात होगी, ये तो हम चर्चा करते रहते हैं। क्या आधार बनेगा कांग्रेस की जीत का? बड़ा संक्षेप में बताएं।
कांग्रेस का एक मुद्दा होगा कि हम मध्य प्रदेश को विकसित दिशा में ले जाना चाहते थे, हम नए नए निवेश को लाना चाहते थे, हम किसानों का कर्जा माफ करना चाहते थे, हम नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब तबके के लिए योजनाएं बना के उनके दुगनी उनको जो है सहायता देना चाहते थे, जिसको इन्होंने धोखे से सरकार गिरा के ब्रेक लगा दिया। हम विकास के रास्ते, हमारा एक ही मुद्दा है, विकास। हम केवल जात बिरादरी के आधार पर नहीं, हम विकास के आधार पर जाएंगे, अपने काम, अपनी नीतियों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और ये धोखेबाजों को सबक जनता देगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं कि जनता क्या डिसाइड करती है आगे। फिलहाल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद जो है राज्यसभा पहुंचे, कांग्रेस का 1, और अब जो चौथा कैंडिडेट छूटा उसके नाम पर सियासत शुरू दिख रही। नमस्कार, धन्यवाद।